Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to Infinity Academy. Let's get started. तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने शुरू किया था हमारा लीनियर मेजरमेंट। तो कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम लीनियर मेजरमेंट को खत्म करें और जो हमारी सेकंड यूनिट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है उसको भी खत्म करें। तो सबसे पहले हमने देखा था, अगर मैं लीनियर मेजरमेंट की बात करें तो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो हमारे करेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लगभग सारी चीजें कवर कर ली थी, सिर्फ हमारा करेक्शन वाला पार्ट था वो बचा हुआ है। तो इस वाले लेक्चर में हम उसे भी कवर कर लेंगे। तो एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं ताकि जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे एक बार आपके वो रिवाइज हो जाए। उसके बाद जो मैं नए कॉन्सेप्ट्स आपको आज बताऊं तो उसे भी आप याद कर पाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चेन सर्वे के बारे में। तो अगर मैं चेन सर्वे के बारे में बात करूं तो चेन सर्वे एक तरीके का टाइप ऑफ लीनियर मेजरमेंट होता है जिसमें मैं सर्वे करता हूं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। सिंपल। चेन सर्वे में दो लोग होते हैं, एक आपका लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है। लीडर के हाथ में जो एक एंड होता है चेन का, फॉलोअर के हाथ में दूसरा एंड होता है। लीडर आगे आगे जाता है, फॉलोअर उसको पीछे करता है। अगर आपको टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना था, रेड पेन से देखते हैं हम, ठीक है। अगर आपको टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ को कैलकुलेट करना था तो हमने क्या किया था कि आपके लीडर क्या करता था, आगे जाता जाता था, एरो को इंसर्ट करता जाता था, फॉलोअर उस एरो को कलेक्ट करता जाता है। तो अगर आपको ये क्या पता करना है कि आपने कितना टोटल डिस्टेंस को मेजर किया है तो आपको क्या करना होता था, एरो को हम मल्टीप्लाई कर देते थे चेन लेंथ से। तो जितने एरो हमारे फॉलोअर के हाथ में होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं चेन लेंथ से, तो हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाता था, ठीक है। सेकेंडली फिर मैंने बात किया आपसे मेथड्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट के बारे में। तो मेथड्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट मैंने देखे थे कि तीन तरीके के होते हैं, डायरेक्ट, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा चेन और टेप था। सेकेंडली मैंने ऑप्टिकल की बात की थी जो कि मेरा टेकोमीटर की मदद से मैं कर लेता हूं, ये भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से हम करते हैं। इसके बाद मैंने आपको याद करने का तरीका ही बताया था टीआई, है ना। जहां जहां मैंने आपको ये भी बोला था कि जहां जहां टीआई का वाला शॉर्ट फॉर्म आएगा मैं आपको रिवाइज कराता जाऊंगा। पहला टीआई का शॉर्ट फॉर्म मैंने आपका यहाँ पे बनाया है, ठीक है, टोटल स्टेशन और इंफ्रारेड का। ऐसे बहुत सारे टीआई और एससी के मैं आपको बताऊंगा, जितने भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा डेफिनेटली आपको वहां पे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैं इसके बता दूंगा। दूसरा आप इसको एमडी से याद रख सकते थे, माइक्रोवेव का डिस्टोमेट, और तीसरा आपका लाइट वेव का जीओडी मीटर। तो ये तीन चीजें आप देख सकते थे, ठीक है। इसके बाद मैंने बात की थी आपसे कि अगर आपका जो एरिया स्मॉल होता है, तो अगर आपका एरिया अगर स्मॉल है तो वहां पे मुझे क्या नहीं करना होता, जो मेरे एरिया को है उसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना होता है। लेकिन जब मेरा एरिया बड़ा होता था तो मैंने पूरे एरिया को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के फॉर्म में क्या किया था, कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के फॉर्म में मैंने पूरे एरिया को क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, ऐसा क्यों किया था मैंने, क्योंकि अगर मेरे एक साइड पे एक कोई ट्राइंगल पे गलती हो जाए तो वो दूसरे पे रिफ्लेक्ट ना करे, इसलिए मैंने पूरे के पूरे एरिया को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। सिंपल है, काफी सिंपल है। सेकेंडली मैंने फिर बात की थी किसके बारे में, कि जब मैं सर्वेइंग करता हूं तो पूरे एरिया जो मैं जितना भी एरिया है उसके अगर मैं सर्वेइंग करना चाह रहा हूं तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले मुझे मेन स्टेशन बनाने होते हैं। तो जो मेरे एंड पॉइंट्स होते हैं जो पूरे सर्वे को कंट्रोल कर रहे होते हैं उसे मैंने मेन स्टेशन बोल दिया था। आई एम सो सॉरी। इसके बाद आपके जो बीच में अगर एक जो मैं पूरे एक लाइन बना रहा था जो पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसे मैंने बेस लाइन बोल दिया था। ये सबसे सर्वे की लॉन्गेस्ट लाइन भी होती है, ये भी आपको याद में रखना है। इसके बाद मैंने ऑफसेट के बारे में बात की थी। तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे को यहां से कोई भी डिस्टेंस को मेजर करना है तो यहां से मैं परपेंडिकुलर खींच खींच के, काफी छोटा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे मैंने ये मेन पॉइंट बना दिए अपने, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना, मैंने यहाँ पे एक बेसलाइन बना दी। अगर मुझे यहाँ पे मेरा एक कोई पेड़ है उसको लेना है, देखना है कितना है, तो दो तरीके के ऑफसेट में खींच पाता था, एक परपेंडिकुलर और एक मेरा ऑब्लिक, ठीक है। उसके बाद मैंने टाई लाइन के बारे में बात की थी। तो अगर यहाँ पे कोई भी स्टेशन में बना दूं और उसको बेस लाइन से जोड़ दूं तो ये जो स्टेशन है ये मेरे टाई स्टेशन हो जाएंगे और जो लाइन मैंने बनाई है ये मेरी टाई लाइन हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। डेफिनेशन मैंने जान के नहीं लिखवाई हुई है ताकि आप उसको रटो नहीं, समझो। इसके बाद मैंने आपको बताया था वेल कंडीशन ट्राइंगल। तो जो पूरे एरिया को मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर रहा था तो मैं कोशिश करूंगा कि जो ट्राइंगल का एंगल हो वो ना तो 30 डिग्री से ज्यादा हो और ना ही 120 डिग्री से ज्यादा हो। 30 डिग्री से ज्यादा हो, 30 डिग्री से ज्यादा हो, 30 डिग्री से कम ना हो और 120 डिग्री से ज्यादा ना हो। तो 30 से 20 डिग्री के बीच में हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं कंडीशन, जितने भी मैं ट्राइंगल बनाऊं वो 30 टू 120 डिग्री हो, ठीक है।
ये मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मैं ट्राइंगल बनाऊं वो 30 to 120 डिग्री। ठीक, इसके बाद मैंने बात किया था आपसे कि बेस्ट जो होते हैं वो 60 डिग्री वाले यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 2 MCQ आपके यहाँ पे सीधे सीधे बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। फिर इसके बाद मैंने आपसे बात की थी कौन कौन से फील्ड वर्क मुझे करने होते हैं चेन सर्विंग में। तो पहले रिकॉग्निसेंस करता हूँ, फिर मार्किंग ऑफ स्टेशन करता हूँ, फिर सर्वे लाइन मार्क करता हूँ, फिर ऑफसेट लेता हूँ। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, गेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर तो गेट में 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 1 मार्क के लिए। इसके बाद मैंने आपको बताया थी कुछ अगर ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं मेरे, अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाता है तो उसको मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर जाके उस ऑब्स्टेकल से बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर जाके उस ऑब्स्टेकल से मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर अगर कोई मान लीजिए बीच में फॉरेस्ट वगैरह आ रहा था तो मैं 90 डिग्री जा रहा था उससे, और फिर उसके बाद उसको मेजर कर ले रहा था। तो ये पॉइंट भी सिंपल है, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इस हाइपोटेनस की मदद से जो मेरी सीधी वाली लाइन है, अब क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। चलिए, यहाँ से मैं जा रहा था, है ना, बीच में पेड़ आ गए तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, बहुत घना जंगल है, मैं सीधे नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं गया कितनी डिग्री, जितनी भी डिग्री में गया, ये मुझे नहीं पता मैं कितने डिग्री गया, लेकिन मैं ऐसा गया कि मेरे को कोई भी रास्ते में पेड़ ना आए, और फिर वहां से मैंने एक 90 डिग्री का टर्न मारा, और फिर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ये मुझे ये पता, ये डिस्टेंस तो मैं मेजर कर सकता था, ये डिस्टेंस भी मेजर कर सकता था, मुझे वाली डिस्टेंस चाहिए थी, तो मैंने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, और ये मेरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ से मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद इक्विपमेंट यूज्ड इन लीनियर मेजरमेंट। तो कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो लीनियर मेजरमेंट में हम यूज करते हैं। पहला हम यूज करते हैं चेन्स। याद करने का तरीका बताया था, कैसे याद करना है इसको, रेवेन्यू को याद रखना है हमको। सबसे पहले हमारा रेवेन्यू आता है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो घंटर होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो इंजीनियर्स होगा। मैंने आपको मीटर में भी याद करने को बताया था। तो 1 फीट में आपके कितने मीटर बताए थे मैंने, 0.305 मीटर बताए थे। तो आपको ये भी याद रखना है, ये 10 मीटर का होता है, ये 20 मीटर का होता है, और ये वाला जो होता है वो 30 मीटर का होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी कुछ कुछ जो है वो आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल जो आपको क्वेश्चन है ना, ये सबको पता है कि फीट में होता है। ये जो पॉइंट है ये सबको पता है कि फीट में होता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, आपसे पूछता है मीटर में बताइए। ठीक है, जो भी चीजें हैं मीटर में बताइए। 16 लिंक होती है, एक लिंक कितने की हो जाएगी, 2 × 1/16। इंटू नहीं है, मतलब 2 की पावर 1/16 की एक लिंक हो जाएगी। यहाँ पे एक लिंक कितने की हो जाएगी, 0.66 फीट की। तो ये वाला पिछला लेक्चर आप देखेंगे, मैंने अच्छा डीप में डिटेल में आपसे सब चीजें डिस्कस की थी। इंजीनियर चेन के बारे में बताया था, मैट्रिक चेन के बारे में बताया था। टॉलरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी एग्जामिनेशन पे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। उसके बाद मैंने आपके टेप से बात की थी, क्लोथ टेप, सबसे घटाव, सबसे ऐसे हम बढ़ रहे हैं। जो हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी को हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्वालिटी हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो क्वालिटी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आने में इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। दूसरा हमने क्या बात की, मेटेलिक टेप के बारे में बात की, लिनन टेप विद ब्रास और कॉपर। स्टील टेप की बात की तो स्टेनलेस स्टील। इनवर टेप की बात की तो बेस्ट बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज लो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसका अल्फा कम होता है। अगर अल्फा कम है तो टेम्परेचर की वजह से एक्सपांशन भी कम होगा। तो ये टेम्परेचर अगर हमारा ऊपर भी चला गया तो इसमें एक्सपांशन नहीं होगा। अभी जो नेक्स्ट में अपन पढ़ने वाले हैं, अभी जो पहला करेक्शन हम पढ़ेंगे वो यही होगा कि टेप की जो लेंथ अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो करेक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें वो करेक्शन करने के चांसेस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपांशन कम होगा, काफी कम होगा, 0 तो नहीं बोल सकते पर कम होगा। पैक्स के बारे में बात की थी, जो मेन स्टेशन है उनको मार्क करने के लिए पैक्स यूज करते हैं। ठीक है, जितना जितना हाईलाइट किया हुआ है, चाह रहे हो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। फॉर इंटरमीडिएट स्टेशन एंड एंड पॉइंट्स ऑफ चेन लेंथ, एरो को हम क्यों यूज करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेशंस को देखने के लिए। और आपके जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे होता है कंफ्यूजन। ठीक है, एरो और रेंजिंग रॉड में क्या होता है, कंफ्यूजन। तो क्या से दूर करना है, फॉर इंटरमीडिएट स्टेशन एंड पॉइंट्स ऑफ चेन लेंथ, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेशन और जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं उनको हम किससे करते हैं, एरो से करते हैं। जो आपके इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उनको हम करते हैं किससे, रेंजिंग रॉड से। ये मान लीजिए आपकी चेन की लेंथ है, आखिरी वाला जो पॉइंट है इसके लिए एरो यूज करेंगे। बीच में कोई स्टेशन बनाना है उसके लिए एरो यूज करेंगे। बीच में कोई पॉइंट बनाना है तो उसके लिए हम रेंजिंग रॉड यूज करेंगे। सिंपल है। ठीक है, कल भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था इसको। ऑफसेट, ये देखिए, ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि डाया कितना होगा। ठीक है, उसके बाद ये एक एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछ लिया गया था कि इसकी जो डाया होता है, ये आपके एरो का डाया कितना होता है। तो छोटे छोटे से पॉइंट हैं, वही देखिए जो भी पीडीएफ है मेरी उसमें मैंने सिर्फ उतनी ही चीजें मेंशन की हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑफसेट रॉड की, तो ऑफसेट रॉड क्या होती हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को मार्क करने के लिए, बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर एंगल बनाना है तो उसके लिए हम क्रॉस टाफ को यूज करते हैं। अगर एंगल बनाना है तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, क्रॉस टाफ को यूज कर लेते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं ऑप्टिकल स्क्वायर की बात करूं, तो ऑप्टिकल स्क्वायर किसके लिए बनाते हैं हम, राइट एंगल्स के लिए यूज करते हैं, ये वाला भी, और जो आपका क्रॉस टाफ था या फ्रेंच क्रॉस टाफ था वो भी हम राइट एंगल के लिए यूज कर रहे थे। यहाँ पे प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन होता है, प्रिज्म स्क्वायर में जो प्रिंसिपल होता है वो डबल रिफ्लेक्शन होता है, मेजर्ड एट राइट एंगल्स, मेजर्ड एट 45 डिग्री। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट स्लोपिंग ग्राउंड वगैरह में हम कैसे करते हैं, स्टेपिंग वगैरह से और एवरेज लेवल से। तो यहाँ तक हमने देख लिया था शायद। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप एक क्वेश्चन 1 मार्क का 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 से 2 मार्क का यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप गेट उठाएं, चाहे आप पीएससी उठाएं, गेट ईएससी प्रीवियस ईयर आप देख रहे होंगे तो वहां से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैं जो आपको 2 यूनिट पढ़ा रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये। ठीक है, तो आपके जो करेक्शन होते हैं वो आपके टेप में भी होते हैं और आपके चेन में भी होते हैं। तो टेप और चेन दोनों में आपके करेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दोनों के लिए पढ़ने होंगे। तो लेकिन कुछ करेक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ चेन में होते हैं, पर टेप में भी वो करेक्शन होते हैं, पर टेप में कुछ और भी करेक्शन होते हैं। तो चेन में सबसे पहले हमारा स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन बताऊंगा क्या होता है, दूसरा स्लोप करेक्शन, ये 2 करेक्शन बस होते हैं, ऐसे से याद रख सकते हैं। सेकंड जो टेप होता है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन, स्लोप, फुल, टेम्परेचर, सैग, एमएसएल और मिस अलाइनमेंट करेक्शन सारे होते हैं। तो ये जो आपका टेप है उसमें इतने सारे करेक्शन, जो चेन है उसमें सिर्फ 2 ही करेक्शन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि आपका जो चेन होता है उसमें कम करेक्शन होते हैं, क्योंकि उसको हम यूज ही कम करते हैं। ये सारे करेक्शन तो उसमें नहीं लगाते हम, टेम्परेचर, सैग, एमएसएल ये सब हम उसमें नहीं लगाते, क्योंकि उसका बताऊंगा आपको, खुद समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लगाते। लेकिन जो स्टैंडर्डाइजेशन और स्लोप करेक्शन है वो दोनों के लिए कॉमन होते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन की बात करूं, स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्यों क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक चेन है। ठीक है, इस तरीके से चेन है या टेप है, टेप ले लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक टेप है। ठीक है, अब टेप है तो इसमें मार्किंग होंगी। तो हमने 20 मीटर का क्या लिया है, टेप लिया है। तो ये हमारा जो टेप है वो 20 मीटर का है एक्चुअल में। पर अब यहाँ पे जिसने बनाई थी, जिस कंपनी ने बनाई थी, तो उसने अच्छे से नहीं बनाया। तो एक्चुअल में ये टेप कितने का था, 19 मीटर का था। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के कारण ये टेप 19 मीटर का था, पर इसमें लिखा तो 20 मीटर ही होगा। एक्चुअल में 20 मीटर था, पर किसको पता भाई, टेप से तो हम लेंथ को मेजर करते हैं। अब टेप की लेंथ को तो कोई मेजर नहीं करता। अगर मैं बोलूं आप स्केल से कोई लेंथ को मेजर करते हो, क्या कभी आपने स्केल की लेंथ को मेजर किया है, नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि स्केल में लिखा हुआ है 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर की होगी। अगर 20 सेंटीमीटर की है तो 20 सेंटीमीटर की होगी। तो आप दूसरा टेप लाके या दूसरी स्केल लाके पहली स्केल को तो कभी नहीं नापे होंगे। तो अगर यहाँ मेरे टेप पे लिखा हुआ है कि वो 20 मीटर का है, तो मैं तो ये मान लूंगा कि वो 20 मीटर का है ना, हम तो बोले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्चुअल में वो कितने का था, 90 मीटर का, हमारे साथ क्या हुआ, धोखा। ठीक है, एक्चुअल में हमारे साथ क्या हो गया, धोखा। एक्चुअल में वो 19 मीटर का था, टेप में लिखा है 20 मीटर। पर जब मैं लेंथ नापूंगा तो मैं तो 20 मीटर ही नाप के आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है वो टेप 20 मीटर का है। अब मान लीजिए यहां से यहां की लेंथ मैंने नापी। ठीक है, एक्चुअल में ये 19 मीटर थी, पर मैंने तो टेप मेरा खराब था, टेप में 20 लिखा था, तो मैंने इतनी लेंथ को नापा तो वो कितना लिख दिया, मैंने उसको 20 लिख दिया, क्योंकि एक्चुअल में तो वो 19 मीटर थी। ठीक है, क्योंकि टेप भी मेरा 19 मीटर की थी, तो मैंने एक टेप पूरा खींच लिया तो मुझे लगा ये तो 20 मीटर का होगा, तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया कितना, 20 मीटर। ठीक है, पर मेरा यहाँ पे एक्चुअल में लेंथ कितनी थी, 90 मीटर। तो ये मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यही जो एरर होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से होता है, यानी जब आपका जो टेप है वो सही नहीं है, जब उसकी वजह से कोई डिफेक्ट होता है तो उसे मैं स्टैंडर्डाइजेशन डिफेक्ट बोलता हूं, और उस केस में जो मुझे करेक्शन करना होता है उसे मैं स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन बोल देता हूं। ठीक है, करेक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, एरर क्या होता है आपका, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर क्या होता है आपका, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो करेक्शन क्या हो जाता है आपका, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अभी देखेंगे इसको डीप में देखेंगे। अब मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूँ कि अगर
ठीक है, पहले याद करके, पहले मतलब ट्रिक्स बता देता हूँ कैसे याद रखना, फिर समझाता हूँ। तो सबसे पहले अगर टेप अगर क्या है बड़ा है तो करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टेप इज टू लॉन्ग, तो आप देख लेना कि जो आपकी करेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, इसको समझते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टेप वॉज टू स्मॉल, या टेप आपका छोटा है, तो जो करेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। यानी कि आपसे बोला कि किसी गलत टेप से आपने 20 मीटर लेंथ को नाप लिया है, ठीक है, पर एक्चुअल में बाद में आपको पता चला कि जो लेंथ आपने नापी है वो गलत टेप से नाप ली है। एक्चुअल में जो टेप की लेंथ है वो 20 मीटर ना होकर 21 मीटर है, पर आपने क्या किया, टेप में 20 मीटर लिखा था तो आपने 20 मीटर ही नाप दिया, पर एक्चुअल में वो टेप कितने का था, 21 मीटर का था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका करेक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन में अगर देखिए, यहां से एक मैं ट्रिक आपको बताता हूं कि जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपके एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनर जो होता है वो आपके दिमाग के साथ खेलता है। क्या करता है, वो 3 ऑप्शन देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है आपने 20 मीटर नापा है, तो करेक्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो पॉजिटिव करेक्शन करने के बाद जो आपका डिस्टेंस होगा वो 20 से तो ज्यादा ही होगा। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। एक में 19 मीटर लिख देगा, एक में 19.09 लिख देगा, एक में 19.99 लिख देगा, और एक में क्या लिख देगा, 21 लिख देगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके 20 से कम होंगे, तो जो कि पहले एडमिट हो जाएंगे, क्योंकि करेक्शन आपका पॉजिटिव होगा, तो जो वैल्यू आपने नापी है टेप से उससे ज्यादा ही आंसर आएगा, यानी 20 बना जाएगा। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है। तो जब भी टेप जो है बड़ा है तो करेक्शन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर टेप छोटा है तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। अब समझते हैं इसको। ठीक है, अभी तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, अब हम समझते हैं इसको। इसी एग्जांपल से भी समझ सकते थे, चलिए फिर से समझाता हूं। पर मैं, आपने क्या किया, आप नए थे, ठीक है, पहले दिन सर्वे करने आए, मैंने आपको एक टेप दिया, है ना, मुझे पता है टेप खराब है, टेप गलत है, तो मैंने बोला आप इस टेप से जाइए और जितना कोई एक लेंथ नाप के ले आइए। ठीक है, तो आपने क्या किया, टेप की जितनी लेंथ थी उतनी लेंथ आप नाप के ले आए। तो आपने बोला कि मैंने ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की लेंथ नापी है, और जो ये मैंने नाप के लाया हूं ये 20 मीटर है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक चेन जो था, एक टेप जो था, या चेन या टेप आप जो भी बोल लो, पूरा खिंच गया। पर मुझे पता था कि टेप गलत है। टेप कितने मीटर का है, एक्चुअल लेंथ जो है टेप की, एक्चुअल जो लेंथ है टेप की वो 19 मीटर है। ये सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक्चुअल में उस टेप को नाप के देखा है और वो टेप गलत था। ठीक है, पर उसमें कितना लिखा था टेप में, 20 मीटर। तो आप तो बोले हैं, है ना, आप क्या है, बोले, तो आपने क्या किया, जितना टेप पे लिखा था आपको थोड़ी ना पता था कि टेप गलत है, तो आपने बोला कि 20 मीटर है। फिर मैंने आपको बताया कि जो टेप है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और एक्चुअल में जो टेप है वो 19 मीटर का है। तो यानी जो आपने ये लेंथ नापी होगी, ये कितनी नापी होगी, 19 मीटर नापी होगी, पर आपने रिपोर्ट कितनी कर दी, 20 मीटर। एक्चुअल में आपने नापा 19 मीटर है, पर रिपोर्ट आपने 20 मीटर कर दिया, तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्या होगा, -1 का। तो अगर आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो 19 है, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो 20 है, हमें चाहिए हमेशा ट्रू वैल्यू। हमें क्या चाहिए, हमेशा ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, जो भी हमारा एरर है। तो मेजर्ड वैल्यू में हमने माइनस कर दिया कितना, जो भी हमारा एरर था। तो 20 -1 हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 19। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। अगर आपने यहाँ पे जो नापा है वो 20 मीटर नाप दिया, पर एक्चुअली वो तो कितना था, 19 मीटर था, तो आपको -1 करना पड़ेगा, तो आपको सही वैल्यू मिल जाएगी। इसका अपोजिट देखते हैं। अब क्या हुआ, फिर से मैंने आपको दूसरा टेप दिया, ठीक है, फिर से आपने चेक नहीं किया, फिर से आपने वो क्या किया, फिर से आपने मुझे 20 मीटर नाप के ले आया, पर इस बार मैंने आपको बताया कि टेप जो था वो 21 मीटर का था। टेप जो है वो 21 मीटर का है। आपने जो लेंथ नापी होगी यहां से यहां तक की, वो 21 मीटर नापी होगी, क्योंकि टेप जो है वो 21 मीटर का है, पर टेप के ऊपर तो 20 लिखा था, तो आपने मुझे आके रिपोर्ट क्या कर दिया होगा, 20। तो यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू है वो 21 है, पर आपने जो मेजर करके दिया मुझे वो कितना किया, 20 किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं +1 करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगा। तो जब मेरा टेप का लेंथ बड़ा था तो मेरा करेक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव। जब मेरा टेप का लेंथ छोटा था तो मेरा करेक्शन क्या हुआ, नेगेटिव। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा, काफी इजी है। बाकी मैंने ट्रिक भी बता दी आपको। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। अगर आपको याद नहीं भी हो रहा है तो आप ट्रिक से याद कर लो, समझा भी दिया। अगर समझा, ऐसे समझना था तो आप ऐसे समझ लो। टेप अगर बड़ा है तो यानी आपने जो लेंथ रिपोर्ट की होगी वो कम रिपोर्ट की, मतलब ज्यादा रिपोर्ट
लेंथ ज्यादा होगी, रिपोर्ट आपने कम की होगी तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। टेप अगर छोटा है तो आपने जो लेंथ रिपोर्ट की होगी वो ज्यादा कर दी होगी तो करेक्शन नेगेटिव होगा। सिंपल है। करेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है मैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हम एरर पॉजिटिव होता है कि करेक्शन पॉजिटिव होता है, एरर नेगेटिव होता है, करेक्शन नेगेटिव होता है। हमेशा सिर्फ करेक्शन की बात करो, एरर की बात ही मत करो, ठीक है। जिंदगी में भी आपका यही है कि हमेशा आपको इसके लिए देखना है, आपको सिर्फ करेक्शन के लिए देखना है, ठीक है। गलतियां देखना है पर पहले हमको करेक्शन देखना है अपना कि कैसे हम अपने आप को सही करें। तो यहाँ भी आपको सिर्फ करेक्शन की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ आप करेक्शन की बात करो। अब करेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो जो भी हम बात कर रहे हैं सिर्फ करेक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो टेप अगर बड़ा है तो करेक्शन पॉजिटिव है, टेप अगर छोटा है तो करेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। अगर आपको जो क्वेश्चन भी आता है टेप इज टू लॉन्ग दिखा है तो सीधे आप बता दो जो भी आपने मेजर की है वैल्यू उससे जो आंसर होगा वो ज्यादा ही होगा। मेथड आप 20 मीटर करके लाए हैं तो अगर जो आंसर होगा वो 20 से तो ज्यादा ही होगा अगर टेप आपका बड़ा था तो, ठीक है। टेप अगर आपका छोटा था तो अगर जो भी आपने अगर 20 मीटर मेजर किया है तो जो आंसर होगा वो इससे तो कम ही होगा। तो ऑप्शन देख के ओमिट कर देते हो, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं एग्जामिनर और आपको यहाँ पे फंसा लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे क्वेश्चन में वैसे ये नहीं पूछेगा, आपसे करेक्टेड लेंथ पूछेगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो। क्या है आपका करेक्टेड, जैसे आपको क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, एक हम अलग सेशन लाएंगे पूरा क्वेश्चन के लिए। 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जामिनेशन की बात करें यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ, करेक्टेड लेंथ अगर मुझे मेजर करना है तो कैसे मेजर करूंगा, मेजर लेंथ इनटू एक्चुअल एरिया अपॉन नॉमिनल लेंथ, ठीक है। अगर मेरे क्या हुआ, मेरा टेप गलत है, ठीक है, टेप मेरा गलत है और मैंने कोई लेंथ को मेजर कर दिया है, अब मुझे उसको सही करना है तो ये मेरा फॉर्मूला है उसको सही करने के लिए। मेरे को अगर करेक्टेड लेंथ निकालना है तो जो मेरी मेजर लेंथ है, मान लीजिए करेक्टेड लेंथ अभी मुझे नहीं पता, मेजर लेंथ मैंने करके लाया हूं कितना 20 मीटर, ठीक है, ठीक है। और एक्चुअल लेंथ कितनी है आपके टेप की, मान लीजिए 19 मीटर निकल कर आई है। होनी कितनी चाहिए थी, 20 मीटर होनी चाहिए थी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, करेक्टेड लेंथ। अब यहाँ भी एक ट्रिक है, इसको भी याद करने का तरीका बताता हूँ। जहां जहां फंसोगे वहां वहां मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको इसको याद रखना है तो सबसे पहले आप ये यहाँ पे याद रख लीजिए कि हमेशा जो नॉमिनल लेंथ है वो नीचे आती है। तो जो भी आपका होल नंबर होगा, आपकी जो नॉमिनल लेंथ होगी, टेप हमारे कितने कितने लेंथ में आते हैं, टेप तो हमारे 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, या चेन की बात करें तो 20 मीटर और 30 मीटर में आती है। पहला करेक्शन दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर 20 मीटर या 30 मीटर है तो जो भी आपकी होल नंबर वाली वैल्यू है वो हमेशा नीचे होगी, यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। अब आपने जो मेजर्ड वैल्यू है आपकी, जो आपने एक्चुअल में मेजर की है, गलत सही जो भी मेजर की है वो हमेशा यहाँ पे होगी। और उसके बाद बाजू में जो आपका गलत लेंथ, मतलब जो आपका टेप आपसे दिया होगा ना कि टेप वॉज 1 सेंटीमीटर टू लॉन्ग या 2 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, तो एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी टेप की, 20.02। अगर मैं बोलूंगा 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग तो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी टेप की, 20.1 मीटर, ठीक है। और एक्चुअल में कितना होना चाहिए था उसको, 20। तो नॉमिनल लेंथ होनी चाहिए थी उसकी 20, पर सही में कितना है वो 21। तो हमेशा जो उल्टा सीधा नंबर होगा वो ऊपर आएगा और जो हमेशा होल नंबर होगा वो नीचे आएगा। तो इसको आप इस फॉर्मूले में रख के आंसर को निकाल सकते हो। जो मैंने अभी आपको बताया वो भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि आपका मेजर लेंथ मान लीजिए 200 मीटर है, ठीक है। जो एक्चुअल लेंथ की टेप की लेंथ है वो 19 मीटर है, होनी कितनी चाहिए थी, 20 मीटर, है ना। क्योंकि 19 मीटर का तो टेप नहीं आता ना, तो 20 का आएगा या तो 30 का आएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 19/20, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आ जाएगा 3800, ठीक है। 19 टू 38 और फिर 00, इसको डिवाइड कर दो आप 20 से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक। इसको आप काटोगे तो 190। तो आपकी जो ट्रू लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 190। एक्चुअल में लेंथ आपकी थी 190 मीटर की और आपने मेजर इसको कितना कर दिया, 200 मीटर। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, अगर आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेंथ के लिए बताया। एरिया जहां भी आता है तो वहां पे आ जाता है हमारा स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर, ठीक है। एरिया था तो क्या हो गया, स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एरिया जो आएगा वो जैसे यहाँ पे 200 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जहां पे जो भी लेंथ होगी तो लेंथ हमको एरिया के रिस्पेक्ट में करना है तो उसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 19 है, यहाँ पे अगर 19 है, यहाँ पे 20 है, तो उनका स्क्वायर हो जाएगा और जो भी हम सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे करेक्टेड एरिया हो जाएगा। ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। काफी डीप में समझाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद पहला हो गया हमारा स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन, दूसरा हमारा होता है स्लोप करेक्शन। अब स्लोप का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से गए थे नापने, ठीक है। अब आपको पता नहीं कि जमीन अब ऐसे जा रही है, ठीक है, उबड़ खाबड़ हो गया। तो एक्चुअल में आपको नापना ऐसा था, आपने स्लोप की वजह से ऐसा नाप दिया, ठीक है। आपको जाना यहाँ था, पहुंच गए आप यहाँ, तो आपने ये एल नाप दिया, ठीक। आप क्या कह गए, थीटा डिग्री आप डेविएट हो गए। ऐसा क्या किया हमने, हमको जाना यहाँ से यहाँ था,
पर स्लोप की वजह से आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए। ठीक है, कर्वेचर की वजह से भी हो सकता है, आपका जो अर्थ का कर्वेचर है वो भी इस तरीके का है ना, तो हो सकता है कि आपने ऐसा नाप दिया हो, है ना। और या तो कोई मान लीजिए ढलान वगैरह भी आ गई हो ऐसी, तो हो सकता है आपको ऐसे जाना था पर आपको पता नहीं था कि छोटी छोटी ढलान है, तो आपने ऐसा नाप दिया। अब आपको सही करना पड़ेगा उसको। सही कैसे करेंगे हम? सही करेंगे, हमको यही लेंथ नापना है। यही लेंथ क्या होगी? अगर ये थीटा है और ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। कैसे आया? कैसे आया? ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या है? हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है आपका? कॉस थीटा जो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन ये आपका क्या है? हाइपोटेनस है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी मतलब यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री आपका हाइपोटेनस हो गया। तो ये हाइपोटेनस अगर आपका एल है, तो एल के सामने जो होगा, अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा लगाओगे, तो यह साइड आपकी क्या आ जाएगी? जो आपका परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आ जाएगा? एल कॉस थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका? एल कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सॉरी, नॉट हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको पुट करूंगा तो cos थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन एल, तो एल इधर जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? एल कॉस थीटा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपका साइन कॉस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया? आपका ये जो सीधा वाला साइड है वो क्या हो गया? एल कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे नापना ये था और मैंने नाप ये दिया, तो मेजर्ड वैल्यू क्या हो गई मेरी? मेजर्ड वैल्यू हो गई एल। ठीक है, और ट्रू वैल्यू क्या हो गई? एल कॉस थीटा। तो अगर मुझे करेक्शन निकालना है तो करेक्शन क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मेरी कितनी है? एल कॉस थीटा है। मेजर्ड वैल्यू कितनी है? एल है। इन दोनों को माइनस किया। ठीक है, एल कॉमन बाहर निकाल दिया, है ना, एल कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। एल कॉस थीटा था माइनस एल, तो एल यहाँ से कॉमन लेके बाहर निकाला तो कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो वही सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे हुआ ये? तो अब आप मुझे ये बताओ, ये हमेशा जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव ही होगा। क्यों होगा हमेशा ये नेगेटिव? क्योंकि अगर आप ऐसे हाइपोटेनस नाप दिए होंगे तो हमेशा आप ज्यादा ही नाप दिए होंगे, तो उसको सही करने के लिए आपको उसको कम करना होगा, और अगर आपको कम करना है तो उसको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो ये जो करेक्शन होता है ये हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि आपने अगर स्लोप की वजह से कुछ नापा है तो ज्यादा ही नाप दिया होगा। अगर आप ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे तो ये वाला आपको ही पता है कि जो आपका हाइपोटेनस होता है वो ज्यादा होता है किससे? बेस से। तो यहाँ पे आपने ज्यादा नाप दिया होगा। तो कोई चीज अगर आपने ज्यादा नाप दी है, एक्चुअली में वो 20 मीटर थी, आपने 21 मीटर नाप दी है, तो आपको उसके लिए -1 करना होगा। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो ये तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे मैं 2-3 फॉर्मूले आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, पर आप बोले यहाँ पे तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे मैं आपका पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूं। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपका क्या हो गया? बेस। तो बेस क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पे बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या था? एल स्क्वायर, और ये जो आपका बेस है इसको हमने एच ले लिया है, तो यहाँ पे एच का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ गया आपका बेस। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो जो हमारा कॉस्ट स्लोप आता है वो क्या आता है? माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 2l। माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 2l आपका ये हो जाएगा क्या? आपका सी स्लोप। तो इसको याद मैंने जैसे किया था मैं बता देता हूँ। मैंने इसको याद किया था साहुल, जो आपका प्लम बॉब होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? साहुल बोलते हैं। तो उसको मैंने याद किया था। तो एच का डबल किया तो हु, और ये एल, और सी का मैंने साहुल। तो मैंने इस तरीके से याद किया था। आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, नीचे 2 भी आएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे नीचे 2 आएगा। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, चाहो तो आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो। माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l होता है। ठीक है, अब एक और जो क्वेश्चन है यहाँ से जो बनता है, पहला तो ये बन गया कि करेक्शन कैसा होगा, पर पता क्या करता है एग्जामिनर? आपसे करेक्शन पूछ के एरर पूछ लेगा। तो करेक्शन अगर नेगेटिव है तो एरर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि करेक्शन और एरर क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। फिर अगर आपको स्लोप गिवन है तो स्लोप कैसे होता है आपका? अगर कभी आपको स्लोप दिया रहता है कि यहाँ पे जो स्लोप है आपका, यहाँ पे जो स्लोप है आपका वो कितना है, या अगर आपको गिवन है, तो अगर स्लोप गिवन है तो जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है l अपॉन माइनस ऑफ 2n स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आप जेई एसएससी जेई की बात करें तो भी काफी सारे बने हुए हैं,
ESE में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप स्टेट कोई भी AE की बात करें तो भी यहीं से क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। इसका आपको स्लोप गिवन है, तो वैसे तो बड़ा लंबा मेथड होता है, अगर वहां से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो कम से कम आपके 5-6 मिनट जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से सीधे फॉर्मूले को लगाएंगे तो डायरेक्ट आप आंसर को बना पाएंगे। अगर आपको स्लोप गिवन है तो आप सीधे लगाइए L/-2n²। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब डेरिवेशन वगैरह में इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेरिवेशन एक काम का नहीं है। ठीक है, मैं अगर AE की तो छोड़िए, अगर आप ESE और गेट की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी डेरिवेशन काम का नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँ पुल करेक्शन की, तो पुल करेक्शन यानी कि जो खींचने की वजह से करेक्शन आता है। पहले हमने किया कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, दूसरा हमने किया स्लोप के लिए। तो ये शुरू के 2 करेक्शन थे, ये टेप और चेन के लिए कॉमन थे। शुरू के जो 2 करेक्शन थे ये टेप और चेन के लिए कॉमन थे, पर इसके आगे के अब जो करेक्शन मैं बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके टेप के लिए होते हैं। तो जल्दी जल्दी हम बात करेंगे। ठीक है, इनके भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं पुल करेक्शन की बात करूं, अगर मैं आपसे पुल करेक्शन की बात करूं तो पुल करेक्शन की वजह से क्या हो जाता है आपका, पुल क्या होगा आपका, खिंचाव। तो आपको पता है कि जो करेक्शन होता है वो आपका डेल्टा के बराबर होता है, और सोम में आपने पढ़ा होगा डेल्टा क्या होता है आपका, PL/AE। करेक्शन जो है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा। पुल की वजह से जो खिंचाव आ गया, खिंचाव यानी डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन यानी PL/AE। तो वही फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे, तो PL/AE। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें दिख रही होंगी, P अप्लाइड और P स्टैंडर्ड। P अप्लाइड का मतलब कि जितने से हमने टेप को खींचा, ठीक है, आप गए थे जिम वगैरह तो आपकी बॉडी ज्यादा है तो आपने खींच लिया टेप को बहुत तेजी से, तो आपने जो पुल है जितना हमें अप्लाई करना था उससे ज्यादा आपने खींच के टेप को पकड़ लिया, तो टेप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब टेप अगर आपका इंक्रीज हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एरर, तो उसमें मतलब आपने ज्यादा खींच दिया तो टेप की लेंथ बड़ी हो गई, यानी टेप क्या हो गया, टू लॉन्ग, तो एरर आपको पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन आपने क्या किया, आप बहुत जिम में नहीं गए, आप बहुत कमजोर हैं, तो टेप को आपने बहुत धीमे पकड़ा, तो अब आपका जो जितने तेजी से आपको खींचना चाहिए था आपने खींचा ही नहीं, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टेप की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब एरर यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो पहले शुरुआत में मैंने बताया था टेप की लेंथ ज्यादा तो एरर करेक्शन पॉजिटिव, टेप की लेंथ कम तो करेक्शन नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ भी वही हो रहा है। एक आपका P स्टैंडर्ड होता है, जितना कंपनियां डिजाइन करती हैं अपने टेप को, कंपनी ने डिजाइन किया होगा कि उतने जोर से उस टेप को हमें खींचना है। लेकिन दूसरा आपका अप्लाइड होता है, तो जरूरी नहीं ना कि जितना अगर कंपनी ने आपको बोला है, जिस कंपनी का टेप है जितना उसने आपको बोला है आप उतनी फोर्स से उसको खींचो, वो तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी ताकत है। तो अगर आपका P अप्लाइड जो है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा हो गया तो करेक्शन आपका कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। अगर जो आपका P स्टैंडर्ड P अप्लाइड से ज्यादा हो गया तो करेक्शन आपका कैसा हो जाता है, नेगेटिव। टेप को अगर आपने बहुत जोर से खींच दिया, टेप को आपने बहुत जोर से खींच दिया, टेप की लेंथ हो जाएगी इंक्रीज। टेप की लेंथ अगर हो गई है इंक्रीज, यानी टेप की लेंथ अगर बढ़ी तो करेक्शन पॉजिटिव, टेप की लेंथ अगर कम तो करेक्शन नेगेटिव। जब आप धीमे से खींचोगे तो मान लीजिए टेप है, ठीक है, मान लीजिए ये टेप है, मान लीजिए ये टेप है, तो मैंने अगर बहुत तेजी से खींचा तो बिल्कुल ये सीधा हो गया, लेकिन मैंने अगर धीमे से खींचा तो टेप ऐसा हो गया, तो अब लेंथ टेप की क्या हो गई, कम हो गई। अगर टेप की लेंथ कम हो गई तो हमारा करेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वो मैंने अभी आपको पहले ही समझा दिया, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर आपका लीनियर एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, आपने वहां भी देखा होगा डेल्टा टी बचे होता है आपका L/Δt होता है, ये आपने सोम में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही है, यहाँ भी हम वो यूज कर रहे हैं कि टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपांशन हो रहा है, यहाँ पे जो भी एक्सपांशन हो रहा है ना हमारे, वो डिफॉर्मेशन है। यहाँ पे जो भी एक्सपांशन हो रहे हैं वो हमारे क्या है, डिफॉर्मेशन है। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, PL/AE है ना, ये सोम में आप पढ़ते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये भी आपका डिफॉर्मेशन है, तो डिफॉर्मेशन क्या होता है आपका L/Δt। अगर मैं ज्यादा तेज जा रहा हूँ तो आपके पास ऑप्शन होगा स्पीड को कम करने का, आप कर सकते हो। तो यहाँ भी सेम है, अगर आपका जो T एक या तो T अप्लाइड या T स्टैंडर्ड, यानी T जो आपने एक्चुअल में जो टेम्परेचर है, अब जो आपकी कंपनी होगी वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए आपके टेप को डिजाइन करी होगी। अब आप लेके गए टेप और 100 डिग्री पे आप नाप रहे हो तो टेम्परेचर तो आपका ज्यादा हो गया, तो अल्फा आपका ज्यादा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो एक्सपांशन ज्यादा होगा। तो अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपने जो एक्चुअल टेम्परेचर था, जितने मान लीजिए उन्होंने 27 के लिए डिजाइन किया था, आपका टेम्परेचर वहां पे 16 डिग्री है तो करेक्शन नेगेटिव होगा। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको किसके लिए बताया, जो अभी आपको मैंने पुल के लिए बताया। टेम्परेचर अगर मान लीजिए आपकी जो टेप था वो 27 डिग्री टेम्परेचर के लिए डिजाइन है, ठीक, आपने कितने पे लगा दिया, आपने 100 डिग्री पे मेजर कर रहे हो, ठीक है, आप भट्टी के अंदर जाके मेजर कर रहे हो, तो टेम्परेचर आपका ज्यादा हो गया। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो टेप की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेप की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो टेप की लेंथ इंक्रीज, करेक्शन पॉजिटिव। टेप की लेंथ अगर मान लीजिए आपने बहुत ठंडी में जाके -0 डिग्री पे जाके कर दिया तो टेप की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और टेप की लेंथ अगर डिक्रीज हुई तो करेक्शन नेगेटिव।
ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले इसलिए आपको समझाया था कि अगर आपका टेप की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, टेप की लेंथ डिक्रीज हो रही है तो करेक्शन नेगेटिव होगा। हर जगह सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, हर जगह सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। अगर आपका पहला था तो उसमें दोनों हो सकता था, टेप की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकती थी। सेकंड में स्लोप में क्या हो रहा था कि आपका जो लेंथ है आपने वो ज्यादा मेजर कर ली है, तो आपका जो करेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। पुल में अगर आपने तेजी से खींच लिया तो टेम्परेचर लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। धीरे से खींचा तो लेंथ डिक्रीज होगी, करेक्शन नेगेटिव होगा। अगर पी अप्लाइड आपका स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, पी अप्लाइड स्टैंडर्ड से कम होगा तो नेगेटिव। इसके बाद मैंने टेम्परेचर में भी यही हुआ कि अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा क्योंकि टेप की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर कम है तो नेगेटिव होगा क्योंकि टेप की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सैग करेक्शन, सैग यानी ऐसे आपने ठीक से नहीं खींचा तो ये झूलापन आ जाता है ना, जो ये जो झूलापन आ जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। ठीक है, कैसा आता है सैग, इस तरीके से आता है आपका सैग, इस तरीके से आपका जो झूल रहा है टेप उसको हम सैग करेक्शन बोलते हैं। तो सैग करेक्शन का फॉर्मूला होता है W²L3/24P²। और ये भी अगर झूल रहा है टेप तो यानी आपने लेंथ को क्या मेजर किया है, आपका टेप की लेंथ क्या है, कम है। अगर ऐसे झूल रहा है, ऐसे झूल रही है कोई चीज, तो टेप तो वैसे ऐसा होना चाहिए था, आपने ऐसा कर दिया। देखिए आप मेरा हाथ भी देखिए, पहले मेरा हाथ देखिए यहाँ पे आ गया, डिस्टेंस दोनों हाथ के बीच का कम है, टेप को मैंने सीधा किया, डिस्टेंस बढ़ गया, फिर कम हो गया, बढ़ गया। तो यानी अगर आपका सैग आ रहा है तो आपका जो टेप की लेंथ है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, तो करेक्शन हमेशा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लिखा नहीं है क्या, हाँ यहाँ पे हमेशा करेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, सैग करेक्शन हमेशा आपका कैसा होता है, नेगेटिव। एक सैग करेक्शन, एक स्लोप करेक्शन, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। CS से याद कर सकते हो या जो आपको बता रहा हूँ SC से याद रख सकते हो। कौन कौन से नेगेटिव होते हैं, देखिए दो वर्ड आपको बहुत आते हैं यहाँ पे, एक आपका IT बोल लो या TI बोल लो और एक आपका SC। तो यहाँ पे SC आप ये याद रख सकते हो कि आपका सैग करेक्शन, सॉरी SC नहीं है यहाँ पे SS आ रहा होगा। सैग करेक्शन और स्लोप करेक्शन दोनों क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं, क्योंकि जो टेप की लेंथ है वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो यहाँ पे टेप की लेंथ क्यों कम हो गई, क्योंकि सैग आ रहा है। तो मैंने आपको दिखा भी दिया कि टेप की लेंथ अगर कोई चीज ऐसे मुड़ जाती है तो उसकी लेंथ कम हो जाती है। अगर जहां भी लेंथ कम होगी तो आपका जो करेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये भी हमेशा नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे W²L³ आ रहा है, तो W × L को मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़ा W लिख सकता हूँ, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, W²L/24P²। ठीक है, ये अगर आपको ये क्या दिया है, अगर आपको यूनिट वेट दिया हुआ है, ये अगर आपको यूनिट वेट दिया है तो ये फॉर्मूला होगा। टोटल वेट अगर आपको दिया है तो ये फॉर्मूला होगा। ये क्या हो गया आपका यूनिट वेट के लिए और एक आपका हो गया टोटल वेट के लिए। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद मीन सी लेवल के लिए जो करेक्शन होता है, सी में क्या आती है, लहर आती है, तो LH/R ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। सी में क्या आती है आपकी, लहर आती है, तो -LH/R। सी आपका नेगेटिव, एरर आपका पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे भी जो मीन सी लेवल करेक्शन होता है ये भी हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आपका मीन सी लेवल करेक्शन, MSL वाला, स्लोप करेक्शन और सैग करेक्शन, ये तीनों हमेशा कैसे होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको, SMS से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, SMS से याद रखेंगे। तो SMS हमेशा आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर किसकी बात कर रहा हूं मैं, करेक्शन की बात कर रहा हूं, तो नेगेटिव करेक्शन कौन कौन से होते हैं, SMS वाले, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि कौन सा इनमें से नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, या तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है या तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो सकता है। तो जो आपका SMS होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे आपका क्या हो गया, -LH/R। L फॉर लेंथ, H फॉर हाइट, R फॉर रेडियस। ठीक है, बाकी मिसअलाइनमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नोट पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा आखिरी में। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं आज जो हमने पढ़ा है, कल वाला नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, करेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो करेक्शन आपके या तो टेप के लिए हो सकता है या तो चेन के लिए हो सकता है। अगर टेप की बात करता हूं तो इतने सारे करेक्शन होते हैं, चेन के लिए सिर्फ आपके 2 ही करेक्शन होते हैं। पहले मैंने बात किया स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन, उसके पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, टेप अगर बड़ा होगा तो करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, टेप अगर छोटा हो जाएगा, किसी वजह से टेप अगर छोटा हो जा रहा है एक्चुअल लेंथ से, तो करेक्शन हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। कम से कम मैंने 25 से 30 बार ये पॉइंट बोल दिया, क्योंकि यही से सब कुछ डिपेंडेंट है। फिर अगर करेक्टेड लेंथ का मैंने फॉर्मूला बताया, तो जो भी आपकी नॉमिनल लेंथ होती है, जो होल नंबर वाला लेंथ होता है, वो हमेशा नीचे होता है और एक्चुअल लेंथ आपकी ऊपर होगी। ठीक है, फिर आपका करेक्टेड एरिया, मेजर्ड एरिया इंटू एक्चुअल लेंथ अपॉन मेजर्ड लेंथ का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, करेक्टेड एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एरिया वाले और लेंथ वाले, वहां से क्वेश्चन आता है, करा के भी दिखाऊंगा। स्लोप करेक्शन की बात करा तो क्या होगा, आपने यहाँ पे लेंथ को क्या कर लिया है, ज्यादा मेजर कर लिया है,
है ना, इस लेंथ को मेजर करना था, इसको मेजर कर लिया, लेंथ को ज्यादा मेजर कर लिया, करेक्शन आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर मैं स्लोप इस गिवन है, अगर आपको स्लोप गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे L/-2n²। एक फॉर्मूला यहाँ पे एक और होता है -h²/2l, तो वो साहुल से याद करने बताया मैंने आपको। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और ये आपका किस तरीके से है ये भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था। फिर आपका ये पुल करेक्शन PL/A से आया है ना, वो भी बता दिया कि कब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब सॉरी टेम्परेचर नहीं, अगर आपने जोर से खींच दिया तो लेंथ बढ़ जाएगी, करेक्शन पॉजिटिव, धीरे खींचा तो लेंथ कम होगी तो करेक्शन नेगेटिव। तो अगर आपने जोर से खींचा यानी कि आपने जो अप्लाइड था वो स्टैंडर्ड से ज्यादा था, जितना कंपनी ने बोला था उससे ज्यादा जोर से खींच दिया आपने, तो करेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर जितना कंपनी से बोला था आप में कम ताकत नहीं थी, आपने कम तेजी से खींचा तो करेक्शन कैसा हो जाता है, नेगेटिव। फिर आपका ऐसी टेम्परेचर के लिए था, जितने टेम्परेचर ने बोला था उससे ज्यादा टेम्परेचर में आपने मेजर कर लिया तो करेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। कम टेम्परेचर में मेजर किया तो करेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव। सिंपल है, देखिए यही सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको चमक जाएगा कॉन्सेप्ट, अगर आपको एक बार क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन बना पाओगे आप, यहाँ से कहीं से भी घुमा ले वो, इस टॉपिक में आपको कहीं से भी नहीं घुमा पाएगा। आपने करेक्शन कितने होते हैं उनके फॉर्मूले याद कर लिए और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ वो समझ लिया, तो यहाँ से आप बिल्कुल फंस ही नहीं सकते। -LH/R आपका क्या होता है, हाँ यहाँ पे W क्या होता है आपका, वेट ऑफ टेप, L क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ टेप, अप्लाइड पुल क्या हो जाएगा, P। ठीक है, अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे तो W × L क्या होता है आपका, टोटल लेंथ होता है। ठीक है, टोटल वेट आपका कितना होता है, W × L। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो W²L3, क्योंकि यहाँ पे L³ था तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, W × L का स्क्वायर इंटू L/24p², तो ऐसा लिख सकता हूँ। तो W × L क्या हो जाएगा, बड़ा W हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बाकी आपका मीन सी लेवल -LH/R। कई बार मिस अलाइनमेंट की वजह से हो जाता है, जैसे आपको ऐसे सीधे जाना था, आप ऐसे होके चले गए, ये मिस अलाइनमेंट हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है आपका √, यहाँ पे आपने वही हाइपोटेनस थ्योरम लगा दी, तो L1² - H1², L2² - L2², और ये आपकी क्या हो गई, ये आपने ऐसे मेजर किया तो ये आपकी मेजर्ड वैल्यू हो गई, सॉरी ये आपकी ट्रू वैल्यू हो गई। आपको ऐसे मेजर करना था, आपने ऐसे मेजर कर लिया तो ये आपकी ट्रू वैल्यू हो गई, तो ये आपकी ट्रू वैल्यू है जो होनी चाहिए थी, ऐसा आपको मेजर करना था, आपने सीधा सीधा मेजर कर लिया, बीच में कोई गड्ढा है उसको कंसीडर ही नहीं किया, तो वो आपकी मेजर्ड वैल्यू हो गई। तो ट्रू वैल्यू में से आपने मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया, मेजर्ड वैल्यू क्या हो गई आपकी, L1 - L2। ठीक है, बाकी कुछ ये नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि स्लोप करेक्शन, सैग करेक्शन और ये जो SMS आपको बताया वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर मैंने बताया एरर ड्यू टू स्लोप, सैग और MSL, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। सॉरी करेक्शन जो है आपका वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जो आपका एरर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, करेक्शन नेगेटिव, एरर पॉजिटिव, तो हमेशा हम करेक्शन की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन पुल की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, और एरर और जो करेक्शन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस टॉपिक में इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। ये हमारी जो सेकंड यूनिट थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, जो कि था हमारा फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रशअप हो जाएं और जो चीजें हम अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिवाइज करा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यूनिट शुरू करेंगे हमारा, जो कि है कंपास सर्विंग। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। उम्मीद करता हूँ जो भी चीजें मैंने बताई हैं, जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड रिवीजन करते रहिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने बताया उनका एक बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो डेफिनेटली आप चीज़ों याद रख पाएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।